Hello and welcome everyone. In this video, we'll try to understand what is the meaning of supply under the CGST Act 2017, that is defined under Section 7 of the Act, and Schedule 1, 2, and 3 that are read with Section 7 of the CGST Act 2017. So, let's begin. जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी जो है वो हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। तो इसलिए ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई की डेफिनेशन क्या बोलती है। सेक्शन 7 ये बोलता है, सबसेक्शन 1, कि फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो चाहे सेल हो, कोई भी बार्टर हो, यानी कि यहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स दिए जा रहे हैं, कोई भी एक्सचेंज है, कोई भी टाइप का लाइसेंस है, रेंटल है, लीज है, डिस्पोजल है, जो कि कंसिडरेशन के लिए हो रहा है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है, तो वो सप्लाई माना जाएगा। सब क्लॉज डबल ए बोलता है, ट्रांजेक्शन्स और एक्टिविटीज बाय पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो ये क्लॉज बेसिकली क्लब्स और सोसाइटीज के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें वो ये बोलते हैं कि जो क्लब और सोसाइटी है और उनके मेंबर्स हैं, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो भी सप्लाई मानी जाएगी, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। सब क्लॉज बी कहता है, import of services for a consideration whether or not in the course of occurrence of business. सो यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप हम इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से, तो चाहे वो हमारे बिजनेस के पर्पज से हो या ना हो, वो हमारी सप्लाई मानी जाएगी। सप्लाई इनवर्ड भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है। सेक्शन 7 में जो हम सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, वो हम सप्लाई की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कर रहे हैं। इसमें सप्लाई इनवर्ड भी हो सकती है जीएसटी के अंदर, और आउटवर्ड भी हो सकती है। इनवर्ड सप्लाईज हमारी परचेज होती है और आउटवर्ड सप्लाईज हमारी सेल होती है, जिसके ऊपर हमें टैक्स देना होता है। एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। तो जैसा कि हमने सब क्लॉज ए में पढ़ा था कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, लेकिन सब क्लॉज सी बोलता है कि शेड्यूल 1 में जो ट्रांजेक्शन प्रिस्क्राइब्ड है उनमें चाहे कंसिडरेशन ना भी हो तब भी वो सप्लाई मानी जाएगी। तो हम शेड्यूल 1 इस वीडियो के अंदर बाद में स्टडी करेंगे। शेड्यूल 1 क्या बोलता है, उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सप्लाई मानी जाती हैं, चाहे उसके लिए कंसिडरेशन हो या ना हो। क्लॉज डी हमारा ओमिटेड है। इसके बाद हमारा सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि ट्रांजेक्शन्स और एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट सप्लाईज इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, दे शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज रेफर टू इन शेड्यूल 2। यानी कि शेड्यूल 2 हमें ये बताएगा कि सर्टेन ट्रांजेक्शन्स जो हैं उनको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। सबसेक्शन 2 बोलता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 या फिर ट्रांजेक्शन्स दैट आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, तो ये हमारी सप्लाईज नहीं मानी जाएंगे। यानी कि शेड्यूल 3 में हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि सप्लाई के स्कोप से बाहर हैं। सो अब हम पढ़ते हैं शेड्यूल 1, 2 और 3 क्या बोलता है। शेड्यूल 1 हमारा ये बोलता है कि एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ दे आर मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो इनमें हमारा चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो, पैसा हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये मायने नहीं रखता, ये हमारी सप्लाई फिर भी मानी जाती है। सब सेक्शन 1 बोलता है कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। यानी कि हमारा कोई भी बिजनेस का एसेट है जिसके ऊपर हमने इनपुट लिया था, अगर हम उसको परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोज कर रहे हैं, चाहे हम उसके लिए कंसिडरेशन नहीं ले रहे, तब भी वो सप्लाई मानी जाएगी, उस पर टैक्स लगेगा। Supply of goods or services between related or distinct persons specified in section 25 made in the course of furtherance of business। यानी कि बिजनेस के अंदर अगर हम रिलेटेड पर्सन है चाहे हमारा, या डिस्टिंक्ट पर्सन है यानी कि डिफरेंट जीएसटी नंबर है, अगर हम वहां पर सप्लाई गुड्स या सर्विसेज की कर रहे हैं, चाहे विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हैं, फिर भी वो सप्लाई मानी जाएगी, उस पर टैक्स लगेगा। प्रोवाइजो ये बोलता है कि गिफ्ट्स जिनकी वैल्यू 50,000 रुपीज से एक्सीड नहीं हो रही इन द वैल्यू इन द फाइनेंशियल ईयर, जो एम्प्लॉयर दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, तो वो गिफ्ट्स जिनकी वैल्यू 50,000 से कम है, वो हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों ही नहीं मानी जाएगी, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। सब सेक्शन 3 बोलता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू द एजेंट
where agent undertakes to supply the goods on the behalf of the principal, और where the agent undertakes to receive the goods on the behalf of principal। तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं गुड्स की, वो हमारी सप्लाई मानी जाएंगी, चाहे उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो या ना हो। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ अदरनेस ऑफ बिजनेस। तो अगर हम कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं रिलेटेड पर्सन से या अपनी खुद की एस्टेब्लिशमेंट से जो कि इंडिया के बाहर है, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, तो चाहे वो उसके लिए कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो सप्लाई मानी जाएंगी। तो ये 4 ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनके अंदर कंसिडरेशन हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी वो सप्लाई मानी जाती है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। शेड्यूल 2 हमारा ये बोलता है कि ट्रांजैक्शंस जिनको हमने सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। तो इसका सबसेक्शन 1 ये बोलता है ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि अगर हम प्रॉपर्टी के अंदर अपना गुड्स के अंदर टाइटल दे रहे हैं किसी को, सामने वाले को गुड्स की ओनरशिप दे रहे हैं, तो वो गुड्स है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स है। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी कि हम उसको ओनरशिप नहीं दे रहे, टाइटल नहीं दे रहे, लेकिन हम उसको सिर्फ राइट दे रहे हैं, अनडिवाइडेड शेयर दे रहे हैं, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर हम एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन इज सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि हमने आज एग्रीमेंट कर लिया जिसकी प्रॉपर्टी की जो टाइटल है वो बाद में फ्यूचर में ट्रांसफर होगी जब पूरी कंसिडरेशन आ जाएगी, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। लैंड और बिल्डिंग के केस में कोई भी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई द लैंड इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो ये सब सर्विसेज है। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इधर होली पार्टली सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये भी यहाँ पर जो भी हमारी लीज और रेंटिंग की एक्टिविटीज हैं वो हमारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स इन सप्लाई ऑफ इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी कि जॉब वर्क के लिए हम गुड्स देते हैं तो वो हमारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, जहाँ पर हमारी बिजनेस की जो गुड्स हैं, वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ट्रांसफर और डिस्पोज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग आउट बिजनेस इज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट्स, सो दीज आर द सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर हम बिजनेस के जो गुड्स हैं उनको ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स है। अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग आउट द बिजनेस फॉर एनी प्राइवेट यूज, अगर हम किसी भी प्राइवेट यूज के लिए किसी भी पर्सन को मेड अवेलेबल करा रहे हैं तो वो हमारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, यानी कि वो जीएसटी के स्कोप से बाहर आ जाता है, वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहता, तो अगर उसके जो गुड्स हैं जो कि फॉर्म कर रहे हैं पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, वो deemed to be supplied by him in the course of furtherance of business immediately before he ceases to be a taxable person, तो जब वो टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी से बाहर आ जाता है तो उसके गुड्स की डीम सप्लाई मानी जाती है। लेकिन ये नहीं होता है अगर हमारा गोइंग कंसर्न के अंदर हमने बिजनेस ट्रांसफर करा है या फिर बिजनेस जो है कोई भी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव जो है उस टैक्सेबल पर्सन का वो कैरी ऑन करेगा, तो यहाँ पर ये कंडीशन डीम सप्लाई की नहीं लगती है। अब हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 5 सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर हम रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर wholly or partly except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its occupation whichever is earlier। सो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहा है कोई बिल्डर कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर का, तो उस केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, लेकिन अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है उसके इशू होने के बाद कंसिडरेशन रिसीव हुई है तो वहाँ पे वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है। यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले अगर हम कोई भी बिल्डिंग ले रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वहाँ पर टैक्स लगेगा। अगर हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद कंसिडरेशन बिल्डर आपसे ले रहा है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है और वो वहाँ पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसके बाद ये बता रहा है कि टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई भी ट्रेडमार्क सपोज हम दे रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। कोई भी डिजाइन प्रोग्रामिंग कस्टमाइजेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आईटी सॉफ्टवेयर, कोई भी आईटी सॉफ्टवेयर हम दे रहे हैं तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है।
ऑब्लिगेशन, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन। यानी कि हम जो पर्सन है वो कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं कर रहा, वो वो एग्री कर रहा है कि कोई एक्ट वो नहीं करेगा या कोई किसी चीज को वो टॉलरेट करेगा, तो ये भी हमारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर द पर्पस वेदर और नॉट स्पेसिफाइड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड फॉर कैश डेफरमेंट, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो राइट ऑफ यूज हम दे रहे हैं, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। कंपोजिट सप्लाई जो है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर that is defined under clause 119 of section 2, supply by way or part of any service or in other manner whatsoever goods, being food or any other article of human consumption or any drink other than alcohol, liquor, where such supply of services is for cash, deferred payment or other valuable consideration. So basically ये कह रहा है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जॉब वर्क और यहाँ पर फूड, सर्विस ऑफ फूड और अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि रेस्टोरेंट्स के अंदर जो सर्विस दी जा रही है वो कंपोजिट सप्लाई के अंदर यहाँ पर सर्विस मानी जाएगी। जो गुड्स हम दे रहे हैं वहाँ पे जॉब वर्क में और रेस्टोरेंट और इन चीज़ों में, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस यहाँ पर मानी जाएगी। और वैसे भी वो कंपोजिट सप्लाई ट्रीट करी जाती है, तो प्रिंसिपल सप्लाई का ही वहाँ पर टैक्स रेट यहाँ पर लगता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं शेड्यूल नंबर 3, जो कि कहता है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस व्हिच शैल बी ट्रीटेड एज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि ये ट्रांजैक्शंस ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ये सप्लाई की परव्यू से बाहर है, इनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। जैसे कि सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है वो यहाँ पर सप्लाई नहीं है। ट्राइब्यूनल और कोर्ट के अंदर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, any person who holds any post in the pursuance of the provisions of the constitution in that capacity, duties performed by any person as a chairperson, director of body of the central or state government, तो ये जो गवर्नमेंट की पोस्ट है यहाँ पर ये कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानी जाती हैं। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बुरियल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चरी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, तो यहाँ पर ये जितनी भी हमारी फ्यूनरल सर्विसेज होती हैं इनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग, यानी कि सेल ऑफ लैंड तो हमारी आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई है, और सेल ऑफ बिल्डिंग हमारी सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाली हमने पहले पढ़ी थी, उसके आधार पर वो सेल ऑफ बिल्डिंग हमारी विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। Actionable claims other than specified actionable claims, supply of goods from a place in non-taxable territory to another place in non-taxable territory without entering such goods entering into India, यानी कि इंडियन टेरिटरी से बाहर ही कोई कंट्री ए से कंट्री बी के अंदर जा रहा है सामान, तो वहां पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। वेयर हाउस गुड्स, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, supply of warehouse goods in SCZ or free trade economic zone, free trade warehousing zone to any person before clearance for export, or supply of goods by the consignee to any person by endorsement of documents of title to goods after the goods have been dispatched from port of origin located outside India but before clearance for home consumption। तो clearance from home consumption से पहले अगर कोई goods transfer हो रहे हैं तो वो आउटसाइड द परव्यू ऑफ सप्लाई है। Activity of apportionment of co-insurance premium paid by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured, यानी कि लीड इंश्योरर से को इंश्योरर को कोई भी अपोर्शनमेंट हो रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो वो यहाँ पर नहीं माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। सो ये बेसिकली हमारा था शेड्यूल नंबर 3, जो कि हमें बताता है कि ये ट्रांजेक्शन्स या ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सो आई होप दैट इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि डेफिनेशन ऑफ सप्लाई क्या होती है अंडर द जीएसटी एक्ट, एंड शेड्यूल 1, 2 एंड 3 जो कि सेक्शन 7 के साथ रीड किए जाते हैं वो सप्लाई को कैसे डिफाइन करते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमारी कंसिडरेशन ना भी हो तब भी सप्लाई मानी जाती हैं। कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस हमारी ऐसी हैं जो कि ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाती है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।